नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी विद 87 यूट्यूब चैनल पर। और हम लोग मध्य प्रदेश पटवारी राजस्व निरीक्षक और सहायक विकास विस्तार अधिकारी की सीरीज कवर कर रहे हैं। इस वीडियो सीरीज में मध्य प्रदेश का इतिहास, सामान्य प्रबंधन, विज्ञान, सामान्य ज्ञान, कंप्यूटर, हिंदी व अंग्रेजी के प्रश्न शामिल हैं और इन प्रश्नों को विस्तार के साथ कवर किया जा रहा है। और यह वीडियो आज की इस सीरीज की 5वीं वीडियो है, जिसमें हम इन सभी विषयों को सिलेबस के अनुसार कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्नों की श्रृंखला को। पहला प्रश्न सामान्य विज्ञान से लिया गया प्रश्न है। NaHCO3 यौगिक का सामान्य नाम क्या है? तो इस यौगिक का सामान्य नाम पूछा गया है। प्रश्न में ऑप्शन दिए गए हैं धावन सोडा, खाने का सोडा, विरंजक और टार्टरिक अम्ल। तो आपको बता दें कि इसका जो सही आंसर है वह है खाने का सोडा। खाने के सोडा को सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहा जाता है और इसका जो रासायनिक सूत्र होता है वह NaHCO3 होता है। नीचे दिया भी गया है कि खाने का सोडा का रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट है, जबकि विरंजक का यौगिक सूत्र CaOCl2 है। सिलेबस में जो आपका सामान्य ज्ञान दिया गया है उसमें भौतिक, रसायन और जीव विज्ञान तीनों से सामान्य स्तर के प्रश्न पूछे जाएंगे और यह प्रश्न रासायन विज्ञान से संबंधित है। इस प्रकार के रासायनिक सूत्रों से संबंधित प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो खाने का सोडा का हमने आपको सूत्र बताया NaHCO3 है, विरंजक का CaOCl2 है और धावन सोडा का आप लोग कमेंट करके बताइएगा क्या सूत्र है। चलिए अभी अगला प्रश्न देख लेते हैं। चींटियों के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो कौन सा एसिड पाया जाता है यह पूछा गया है चींटियों के डंक में। और ऑप्शन दिए गए हैं लैक्टिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, फार्मिक अम्ल और ऑक्जेलिक अम्ल। इन चारों में से कौन सा है? इसका सही आंसर आपको देना है। और चींटियों के डंक में आपको बता दें कि फार्मिक अम्ल पाया जाता है। और इसके अलावा कौन कौन से ये अम्ल किस में पाए जाते हैं तो यह भी देख लेते हैं। लैक्टिक अम्ल जो है दूध में पाया जाता है, एसिटिक अम्ल सिरका में पाया जाता है और ऑक्जेलिक अम्ल जो है वह पौधों में पाया जाता है। यहाँ से इन सभी अम्लों के विषय में डायरेक्ट प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। और चींटियों का डंक का जो अम्ल है फार्मिक अम्ल, यह प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। लैक्टिक अम्ल के बारे में भी याद रखिएगा, दूध में पाया जाता है, सिरका में एसिटिक अम्ल और पौधों में यौगिक के रूप में जो अम्ल पाया जाता है वह ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। तो इन चारों अम्ल के विषय में याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। और मध्य प्रदेश पटवारी एग्ज़ाम फॉर्म के लिए जो डेट है वह आगे बढ़ चुकी है। 23 जनवरी लास्ट डेट है। जिन लोगों ने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है वह भर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न सामान्य प्रबंधन से लिया गया है। निम्न में से स्टफिंग प्रक्रिया का प्रथम चरण क्या है? तो आपको अगर स्टफिंग प्रक्रिया के बारे में नहीं मालूम तो आपको बता देते हैं। जो भर्ती प्रक्रिया होती है उसी को स्टफिंग कहा जाता है। स्टफिंग का अर्थ है भरना। तो यही पूछा गया है कि भर्ती प्रक्रिया का प्रथम चरण कौन सा है। तो ऑप्शन दिए गए हैं आवश्यकताओं का आकलन, भर्ती, चयन एवं नियुक्ति। तो इन चारों चरणों को आपको क्रम से भी लगाने के लिए पूछा जा सकता है, तो यह भी आपको पता होना चाहिए। तो चलिए इसका बता देते हैं कि जो स्टफिंग प्रक्रिया का पहला चरण है वह है आवश्यकताओं का आकलन। और क्रमागत चरण से पहले आपको एक नॉर्मल सी चीज़ बता देते हैं कि अगर किसी भी विभाग में कोई भर्ती करना हो तो सबसे पहले यह देखा जाएगा कि कितनी भर्तियों यानी कितने लोगों की आवश्यकता है। तो सबसे पहले आवश्यकताओं का आकलन किया जाता है, फिर उसके बाद भर्ती की घोषणा की जाती है यानी भर्ती निकाली जाती है, फिर उसके बाद चयन किया जाता है, नियुक्ति की जाती है, फिर प्रशिक्षण दिया जाता है और नीचे यही क्रम दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सोपान श्रृंखला का अनुसरण नहीं करता है? सोपान श्रृंखला क्या होती है आपको बता दें कि जो सभी प्रबंधक होते हैं, चाहे निम्न स्तर के प्रबंधक हों, द्वितीय श्रेणी के हों, चतुर्थ श्रेणी के हों, तृतीय श्रेणी के हों, तो सभी कर्मचारियों की जो श्रृंखला होती है उसे सोपान श्रृंखला कहते हैं। किसी भी विभाग में जो कर्मचारियों की श्रृंखला है उसे सोपान श्रृंखला कहते हैं। और सोपान श्रृंखला में अनौपचारिक संगठन नहीं होता है। जो ऑप्शन में अनौपचारिक संगठन दिया गया है ऐसा संगठन नहीं होता है। औपचारिक संगठन होता है यानी कि औपचारिकता होती है। कार्यात्मक संगठन भी होता है। कार्यात्मक यानी श्रृंखला के कर्मचारियों के मध्य कार्यों का
विभाजन होता है, तो इसी प्रकार से इसे कार्यात्मक संगठन भी कहा जा सकता है। और संरचनात्मक जो संगठन है, यानी कि एक संरचना होती है कर्मचारियों की। जैसे आपने किसी भी विभाग में देखा होगा तो वहाँ अनेक प्रकार के कर्मचारी कार्य करते हैं। कोई क्लर्क लेवल पे काम करता है, कोई अधिकारी लेवल पे काम करता है, तो उनकी एक संरचना होती है कि द्वितीय स्तर की संरचना में ये अधिकारी काम करेंगे, तृतीय स्तर में यह क्लर्क लेवल के कर्मचारी काम करेंगे, चतुर्थ लेवल पर पर्यवेक्षक कर्मचारी कार्य करेंगे। तो एक संरचना होती है। तो औपचारिक संगठन भी होता है, कार्यात्मक संगठन भी होता है, संरचनात्मक संगठन भी होता है, परंतु सोपान श्रृंखला में किसी भी प्रकार की अनौपचारिकता नहीं होती। नीचे दिया गया है, सोपान श्रृंखला प्रबंधकों का ऐसा समूह है जिसमें किसी प्रकार की अनौपचारिकता नहीं होती है। चलिए अगला प्रश्न, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान नीलगिरी जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र का निर्माण करता है? तो सामान्य ज्ञान से संबंधित लिया गया प्रश्न है और इसमें ऑप्शन दिए गए हैं, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान, काली बांध संरक्षित क्षेत्र और अन्नामलाई बाघ संरक्षित क्षेत्र। तो इन चारों ऑप्शन में पूछा गया है कि नीलगिरी जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र का निर्माण कौन सा करता है। तो आपको बता दें कि नीलगिरी क्षेत्र अगर आपको पता होगा तो इसका आंसर आप बता सकते हैं, और इसका जो सही आंसर है वह बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान के विषय में आपको बता दें कि यह कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु राज्यों के त्रिजंक्शन क्षेत्र में स्थित है, यानी तीनों राज्यों के मध्य में यह क्षेत्र स्थित है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान भी है और बांदीपुर बाघ संरक्षित क्षेत्र भी है। तो यह दोनों अगर ऑप्शन में होते हैं तो आप किसी भी पे भी टिक कर सकते हैं, दोनों एक ही चीज़ है। तो बांदीपुर के बारे में याद रखिएगा, नीलगिरी जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र का यह निर्माण करता है। और राष्ट्रीय उद्यान और जितने भी जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र हैं उनके विषय में ज़रूर आपको याद करना है, यहाँ से प्रश्न आपको परीक्षा में ज़रूर देखने को मिलेगा। चलिए अभी अगला प्रश्न सामान्य ज्ञान से संबंधित है। मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में नौरता लोक नृत्य शैली प्रसिद्ध है? तो मध्य प्रदेश की लोक नृत्य शैलियों के बारे में आपको ज़रूर पढ़ना है और यहाँ ऑप्शन दिया गया है नौरता लोक नृत्य शैली के लिए, बुंदेलखंड, बघेलखंड, विंध्याचल और मालवा। नौरता लोक नृत्य शैली के बारे में भी आपको बताएंगे, लेकिन पहले इसका आंसर बता दें कि यह मालवा क्षेत्र से स्थित है। मध्य प्रदेश के मालवा जो क्षेत्र है वहाँ यह लोक नृत्य शैली प्रसिद्ध है। और इसके अलावा मध्य प्रदेश के अन्य लोक नृत्य भी हैं जिनके बारे में नीचे दिया है, मटकी, ज्वारा, खड़ा नाच, फूलपति, सेला लारकी, यह सभी लोक नृत्य मध्य प्रदेश से संबंधित हैं। और आपको बता दें कि ये नौरता लोक नृत्य शैली जो है किससे संबंधित है। इसमें क्या है कि जो महिलाएं हैं वे अच्छे वर को पाने के लिए ईश्वर की नृत्य रूप में पूजा करती हैं और यही नौरता लोक नृत्य शैली है। चलिए अगला प्रश्न आ गया है, सामान्य हिंदी से संबंधित है। विलोम शब्द पूछा गया है, निम्न में से मूक शब्द का विलोम शब्द क्या है? अगर मूक का अर्थ आपको पता है तो आप आसानी से इसका विलोम शब्द बता देंगे। तो पहले ऑप्शन देख लेते हैं कौन कौन से ऑप्शन दिए गए हैं, बधिर, बाचाल, अचर और विमुख। तो मुख आपको बता दें कि जो चुप रहने वाला व्यक्ति होता है उसके लिए मुख शब्द का प्रयोग किया जाता है और मुख शब्द का जो विलोम शब्द है वह बाचाल होगा। देखिए नीचे दिया गया है कि मुख शब्द के अर्थ का अर्थ है चुप रहने वाला, जो चुप रहता है उसे मुख शब्द कहा जाता है, यानी मुख नाम की संज्ञा दी जाती है। और जबकि बाचाल शब्द का अर्थ है अधिक बोलने वाला। तो इसी प्रकार जो मूक शब्द का विलोम शब्द होगा वह बाचाल होगा। और बधिर मूक शब्द का एक पर्यायवाची शब्द है। कुछ महत्वपूर्ण विलोम शब्दों को आपको इस वीडियो सीरीज में कवर कराया जाएगा, बाकी आपको अपने आप से भी कुछ शब्द याद कर लेने हैं, क्योंकि विलोम शब्द परीक्षा में 1 से 2 प्रश्न इस पर ज़रूर पूछे जाएंगे। और वीडियो आगे बनाने से पहले कहना चाहूँगा, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें इस प्रकार की वीडियो आगे पाने के लिए। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न भी सामान्य हिंदी के विलोम शब्द से ही संबंधित है। प्रश्न है, निम्न में से चिरंतन शब्द का विलोम शब्द है। तो चिरंतन शब्द का जो विलोम शब्द है वह पूछा गया है। ऑप्शन में दिया गया है पुरातन, अधुनातन, नस्वर और प्राचीन। तो सबसे पहले तो आपको बता दें कि जो चिरंतन शब्द का विलोम शब्द है वह नस्वर है। और चिरंतन शब्द का मतलब क्या होता है? तो चिरंतन शब्द का जो अर्थ है बहुत समय से रहने वाला, जो काफ़ी समय से चला आ रहा हो, ऐसा
ऐसे शब्द के लिए चिरंतन शब्द का उपयोग किया जाता है। और नस्वर का अर्थ होता है समय पर नष्ट होने वाला, यानी कि जो नष्ट होता है वह नस्वर होता है और काफ़ी समय तक रहने वाले का हम। इसके अलावा जो ऑप्शन में दिए गए हैं, पुरातन का शब्द न्यूतन होगा और प्राचीन का अर्वाचीन होगा, तो ये शब्द भी याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न कंप्यूटर विज्ञान से संबंधित है। निम्न में मदरबोर्ड के घटक में शामिल नहीं है, और यहाँ ऑप्शन दिए गए हैं प्रोसेसर चिप, सीमोस बैटरी, बायोस चिप और ग्राफिक कार्ड। तो मदरबोर्ड में इनमें से कौन सा घटक नहीं है? इनमें से कोई एक ऐसा घटक है जो मदरबोर्ड से संबंधित नहीं है और वह ग्राफिक कार्ड है। तो मदरबोर्ड के सभी घटकों के बारे में आपको पता होना चाहिए, कौन से केबल से जुड़े हुए हैं और कौन से उसमें घटक शामिल हैं। तो आपको बता दें कि CPU, रोम, रैम, बायोस चिप, सीमोस बैटरी, यह सभी मदरबोर्ड के घटक हैं। कंप्यूटर से संबंधित कुछ सामान्य से प्रश्न परीक्षा में आपको देखने को मिलेंगे। जो लोग कंप्यूटर चला लेते हैं या जिनको कंप्यूटर के बारे में नॉलेज है, जो डिप्लोमा किए हैं, वो आसानी से ऐसे प्रश्नों को हल कर सकते हैं। और बाकी हमारी वीडियो सीरीज में सभी कंप्यूटर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न आते रहेंगे, जिन्हें हम कवर करते रहेंगे। चलिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला सामान्य अंग्रेजी से लिया गया प्रश्न है। एंटोनिम वर्ड पूछा गया है, और पिछली वीडियो में हमने आपको सिनोनिम वर्ड के बारे में बताया था। जो पर्यायवाची शब्द होते हैं वे सिनोनिम वर्ड होते हैं और एंटोनिम वर्ड होते हैं विलोम शब्द। तो यहाँ मैंडेटरी शब्द का विलोम शब्द पूछा गया है। ऑप्शन में दिए गए हैं कंपलसरी, ऑप्शनल, डेट्रीमेंटल और एफेबल। तो सबसे पहले आपको मैंडेटरी का अर्थ मालूम होना चाहिए, तब आप ऐसे क्वेश्चन का हल कर सकेंगे। पहले तो आपको ऑप्शन बता देते हैं। इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शनल। और ऑप्शनल कैसे होगा तो आपको बता देते हैं। मैंडेटरी नीचे दिया गया है। मैंडेटरी और कंपलसरी का जो अर्थ होता है वह होता है आवश्यक या आवश्यक रूप से। जैसे कई बार प्रश्न दिए गए होते हैं ना कि आपको परीक्षा में यह प्रश्न करना है, कंपलसरी है, मैंडेटरी है, तो वह आवश्यक रूप से आपको करना ही होता है। और इसका विलोम शब्द होगा ऑप्शनल, जिसे हिंदी में वैकल्पिक कहते हैं। जैसे 4 प्रश्न दिए गए हैं और कहा गया है कि ये ऑप्शनल है, आपको इनमें से कोई 2 प्रश्न करने हैं, तो वह वैकल्पिक कहलाता है। और एफेबल तो एक अलग ही शब्द है इनमें से, मिलनसार शब्द, जिसका अर्थ होता है मिलनसार। तो कुछ जो अंग्रेजी शब्द हैं उनकी मीनिंग आपको याद होनी चाहिए। चलिए इन 10 प्रश्नों के साथ ही इस वीडियो को समाप्त करते हैं। जल्दी अगली वीडियो जारी की जाएगी। धन्यवाद।